नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डीडी यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं अलग अलग क्षेत्रों की। आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वाड्रफनगर के रेंजर साहब। अब इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे उन विषयों पर बातचीत करेंगे जो लगातार खबरों की सुर्खियों में बना रहता है। जैसे कि आपको मालूमात होगा कि फॉरेस्ट के दायरे में जो जानवर आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मानव क्षति, फसल क्षति की खबरें तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन इसके एवज में जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, कुछ मुआवजे दिए जाते हैं आम जनता को। तो उसके क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है और किन किन क्षति में, कौन कौन सी क्षति में कितना मुआवजा मिलता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इन्हीं विषयों पर हम आज इस इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक दरख्वास्त आपसे ये है कि अगर डीडी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब फ़ौरन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से रोचक जानकारियों का सिलसिला, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वाड्रफनगर के रेंजर साहब यानी कि अशोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो ये बताइए कि सर कि कितने प्रकार के मुआवजे हैं सर? इसमें देखिए, जैसे हमारे यहाँ से जो वन विभाग से मुआवजे का प्रावधान है जी, उसमें अगर किसी भी वन्य प्राणी द्वारा जी, किसी मनुष्य को उस पर आक्रमण करके अगर उसको मार दिया जाता है तो एक क्षति का मतलब दायरा वो हुआ, उनको 6 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान है। तत्कालिक सहायता के रूप में उनको 25,000 रुपये तुरंत दिया जाता है। शेष 5,75,000 रुपये जो है वो प्रोसीजर पूरा करने के बाद मिलता है। जो 25,000 मिलता है वो दाह संस्कार क्रियाक्रम वगैरह के लिए मिलता है। उसके बाद उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, उनका उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आता है कि उनका मतलब पैसा किसको मिलेगा करके, और वो सब प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के बाद शेष 5,75,000 रुपये उनको और दिया जाता है। हमारे यहाँ जो भी पेमेंट होता है, लगभग इस टाइप के पूरे प्रकरण के पेमेंट जो है वो उनके अकाउंट में जाता है जी। अकाउंट सिस्टम से करते हैं। तो उसमें एक प्रकार हो गया आपका मनुष्य को सीधे मार दिया। उसके बाद जन घायल का प्रकरण बनता है। जन घायल में 59,100। मैं थोड़ा सा माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा सर। ये जो किसी की मौत हुई जी, जानवर के अटैक से अगर मौत होती है तो उसकी पुष्टि कौन करता है? उसकी क्लेरिफिकेशन क्या है, क्या उसकी क्लेरिफिकेशन, जैसे जंगली जानवर के द्वारा जो मौत होती है तो मुख्य रूप से तो डॉक्टर का प्रमाण पत्र उसमें लगता है जी। उसके बाद जैसे जंगल में ही प्रायः घटना होती है, या तो जंगल में होती है या गांव से लगे हुए जो जंगली एरिया हैं उसमें होते हैं। तो प्रायः इस घटना के कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी होते हैं और कुछ तो जो उसका प्रकार होता है। जैसे अगर जानवर किसी को मार कर खाएगा, जैसे भालू किसी का शिकार करेगा तो उसका खोपड़ी निकाल देना, ये मतलब उसके जो मृत होने का जो तरीका है उस पर भी गांव वाले भी वो होते हैं, मतलब उसको समझ जाते हैं, हम लोग भी समझ जाते हैं। लेकिन अंतिम रूप से उसकी पुष्टि जो है, डॉक्यूमेंटल पुष्टि के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र ही वैधानिक रूप से मान्य होता है। 25,000 रुपये का जो सहयोग कहीं ना कहीं दाह संस्कार के नाम पर दिया जाता है, उसके लिए किसी तरह की कोई पुष्टि या किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं? वो तो क्या है कि मौके पर देखकर हम लोग सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। उस आधार पर बिना किसी उसके मतलब लेट लतीफ़ के हम लोग वहीं तुरंत मौके पे जी 25,000 रुपये। सर, दूसरी बात आपने कहा कि घायल, एक जो घायल होते हैं उसका क्या प्रक्रिया है और घायल में वो कितने कौन कौन से क्राइटेरिया आपने निर्धारित किया? घायल में क्या है कि जैसे ही कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा तो उसको घायल करेगा तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। राइट। हॉस्पिटलाइज करने के लिए उस समय वो पब्लिक इंतज़ार नहीं करता कि वन विभाग वाले आएंगे, देखेंगे, तब तक जो है उसकी स्थिति नाजुक हो जाएगी और वन विभाग वाले मौके पे खड़े रहें कि जानवर आ रहा है, घायल कर रहा है, ऐसा किसी को पता तो होता नहीं है। वो तो ये सब आक्रमण अचानक होता है। राइट। तो अचानक होता है, तो अचानक होने पर सबसे पहले वो लोग हॉस्पिटल लाते हैं। उन लोग को मालूम रहता है कि इसको भालू ने मारा है, भालू से घायल हुआ है या किसी भी वन्य प्राणी से जिससे भी घायल हुआ है, उसका वो एक आवेदन उसके घर परिवार वाले तुरंत वन विभाग में देते हैं। और जैसे ही हम लोग के पास आवेदन मिलता है, आजकल टेलीफोनिक सुविधा है, आजकल तो लोग फ़ोन से बता देते हैं। फ़ोन से जैसे ही हमको सूचना प्राप्त होता है तो अगर कहीं दूर दराज में कोई है गांव वाले, तो उसको हम लोग तत्काल अपनी सरकारी गाड़ी मुहैया करा दिए या प्राइवेट गाड़ी करके तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद त्वरित सहायता राशि के रूप में
यथासंभव वहाँ जो भी होता है उसकी स्थिति को देखकर, जैसे त्वरित सहायता की राशि के रूप में 1000 से लेकर 5000 तक हम लोग उसको तत्काल जो भी स्टाफ रहता है उसके थ्रू तुरंत पेमेंट करा देते हैं। उसके बाद डॉक्टरों के देखरेख में, निगरानी में हमारा स्टाफ भी सतत रूप से उस पर मॉनिटरिंग करके कितना तत्पर रहते हैं सर आपके स्टाफ? चूँकि जो ऐसे बहुत इलाका है जहाँ पर गांव जंगल के बहुत नज़दीक बसा हुआ है, जहाँ पर कहीं ना कहीं भालुओं का खतरा आए दिन, अभी हाल ही में जहाँ भी भालुओं का खतरा है जी, वहाँ प्रायः हमारे स्टाफ जो है गांव में बीच बीच में मुनादी कराते रहते हैं। वहाँ के सरपंच के माध्यम से, सचिव के माध्यम से, ग्राम सभा जब भी आयोजित होता है, ग्राम पंचायतों में जो बैठक होती है उसमें भी हमारे स्टाफ जाते हैं। और हमारे स्टाफ वहाँ के जंगली जानवरों को आसपास होने की सूचना जी प्रायः गाँव वाले को देते रहते हैं। उसके बाद भी अगर कोई घटना घट जाती है तो आजकल टेलीफोन के माध्यम से तुरंत सूचना मिल जाता है। जैसे ही सूचना मिलता है जी, तो तुरंत हमारा स्टाफ एक्टिव हो जाता है। लगभग क्षेत्र में जो हमारा जंगल है, वन क्षेत्र से जो हेडक्वार्टर उसका है, वन रक्षक का जो हेडक्वार्टर होता है वो सबसे नज़दीक होता है। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में रहता है। सभी के पास आजकल मोटरसाइकिल है। साइकिल वाला सिस्टम तो लगभग स्टाफ के पास आजकल नहीं के बराबर है। बिल्कुल, वो 5 मिनट 10 मिनट में उसके घर मौके पे पहुंच जाते हैं और जो भी सुविधा उनसे वहाँ पे यथासंभव हो पाता है, जैसे ये 108 को तुरंत खबर करना, यहाँ से गाड़ी तुरंत बुलवाना, तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करवाना। अगर हॉस्पिटल में, जैसे वाड़ानगर हॉस्पिटल में अगर उनको पर्याप्त सुविधा मुहैया नहीं हो पाता है तो तुरंत उनको रिफ़र करवाना। ये सब काम में हमारे स्टाफ यहाँ से अंबिकापुर तक जाके वहाँ क्वार्टर कर के रह के उनको 8-10 दिन तक इलाज कराते हैं। सर ऐसे इलाके जो कहीं ना कहीं प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको जन जागरूक का कोई ऐसा अभियान चलाते हैं सर? उनको जन जागरूक वन प्रबंधन समितियों की बैठक के माध्यम से हम लोग सभी योजनाओं को एवं उनको हमेशा सतत रूप से जागरूक रखने के प्रयास के संबंध में हमेशा अपने स्टाफ के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। और जब भी, जहाँ भी हमारे वन क्षेत्र में लगभग जैसे प्लांटेशन वगैरह होते हैं तो प्लांटेशन के चौकीदार वगैरह होते हैं। प्लांटेशन के चौकीदार आजकल सब मोबाइल रखे रहते हैं, सब जागरूक लोग रहते हैं। हम लोग भी जैसे समय पर जब भी फील्ड में जाते हैं तो उन चौकीदारों का बैठक लेना, वहाँ के सरपंच से संपर्क करना, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, उनको सीधे भी और पंपलेट के माध्यम से भी उनको हम लोग समय पर ये सब चीज़ों की सूचना देते रहते हैं कि वन प्राणी का आवास अभी किन क्षेत्रों में है और कहाँ उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको वन विभाग से क्या सुविधा मुहैया कराई जानी है, इसकी सूचना प्रायः सभी गांव वालों को है। अभी हम लोग जन हानि के बारे में आपसे बातचीत की और आपने उसकी प्रक्रिया के बारे में आपने बताया कि कैसे मुआवजा मिल सकता है। सर कुछ फसल हानि भी करते हैं, जैसे हाथियों का अटैक तो आमतौर पर खबरों में बना रहता है। सरगुजा संभाग में हाथियों का जो है वो दहशत कहीं ना कहीं वो आए दिन सुनने को मिलता है, जिसमें मुख्य तौर पर जन हानि तो करते ही हैं, फसल हानि भी करते हैं। तो फसल हानि का क्या प्रक्रिया है सर और उसका क्या मुआवजा का सिस्टम है? फसल हानि में जिस क्षेत्र में हाथी रहते हैं, हमारे स्टाफ पहले से सजग रहते हैं। क्षेत्र में मुनादी तो पहले से करा दिया गया होता है और साथ साथ हमारे स्टाफ के द्वारा गाँव वाले को, मतलब गांव वालों से समय पर सतत रूप से आग्रह करते हैं कि इस क्षेत्र में अभी वन्य प्राणी हैं। वन्य प्राणी मतलब जंगली हाथियों का विशेषकर। तो जिस क्षेत्र में वन्य प्राणी हैं उस क्षेत्र में जंगल के किनारे का गांव लगभग हम लोग खाली करा देते हैं। तो जब जंगल के किनारे पूरा गांव खाली कराते हैं, घर खाली कराते हैं, तो उनके घरों में जो फसल वगैरह होते हैं उसको तो तत्काल खाली कराना संभव नहीं होता जी। तो हम लोग उन लोग से मतलब ये वो रहता है कि आपका जो भी फसल हानि होगा, चाहे खेत में जाके फसल का हानि करे, चाहे आपके घरों में आके धान वगैरह जैसे रखा रहता है उसको अगर खाता है तो उसका जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित मतलब रेट है, उस आधार पर हम लोग उनको मुआवजा का प्रकरण बनाते हैं, उनका खसरा बीमन लेते हैं। उसमें जो है गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य वहाँ जो भी होते हैं, उसके बाद पटवारी और हमारा वन अमला, ये सब संयुक्त रूप से मिलकर निर्णय करते हैं कि इसका इतने का क्षति हुआ है। बहुत ज़्यादा क्षति होने की स्थिति में हम लोग के यहाँ एरिया के ऊपर उसका वो निर्धारित है, मतलब वो मापदंड है उसका। आगे बढ़ते हैं सर, ये तो फसल नुकसान के बारे में हो गया। कितने दिनों के अंतराल में फसल नुकसान होने के एवज में जो मुआवजा दिया जाता है फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, तकरीबन कितना वक्त लगता है सर, क्या प्रक्रिया है? देखिए, हम लोग का प्रयास तो ये रहता है कि 15 दिन के अंदर उनका पूरा प्रकरण तैयार करके और उनको
बिल्कुल चेक के माध्यम से या उनके खाते में पैसे का ट्रांसफ़र कर दें। यदा कदा कभी कभार जैसे उनका खसरा बीमा का कागजात या कोई दस्तावेज अगर लेट लतीफ़ होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो लेकिन लगभग 15 दिन हम लोग का। सर अमूमन थोड़ा सा ब्रोकर इस तरह के मुआवजे जैसे मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। चूँकि ग्रामीण अंचल के ऐसे लोग जो अशिक्षित रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो उनको बरगलाया जाता है। आप उनसे क्या बोलेंगे सर, वो ठगी का शिकार ना हो? आपकी तरफ से क्या मैसेज? उसके लिए समय समय पर क्या है कि सभी ग्राम पंचायतों में जी एवं सभी वन प्रबंधन समितियों के पास जो मुआवजा प्रकरण में जो गाइडलाइन है, जैसे कितना फसल हानि होगा तो कितना मुआवजा मिलेगा, जन हानि में क्या है, जन घायल में क्या है, विकलांगता में क्या है, पशु हानि में क्या है, उसका जो भी पम्पलेट है वो सभी ग्राम पंचायतों में एवं सभी वन प्रबंधन समितियों के पास है जी। और हम लोग समय समय पर उसको अलग से भी उपलब्ध कराते रहते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। कहीं कहीं पे जहाँ पे इसकी ज़्यादा समस्या होती है वहाँ पे हम लोग दीवार पर भी लेखन करवाते हैं और उन लोगों से प्रायः आग्रह करते हैं कि जो भी इस टाइप की समस्या हो, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब ग्रामीणों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस टाइप की कोई भी समस्या हो तो वो सीधे वन अमले से संपर्क करें, किसी भी बिचौलिए से उनको संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर आपने वन अमले की बात करी, कुछ ऐसे होते हैं स्टाफ भी जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं ठगने में, उनसे रिश्वत लेने के नाम पे, रिश्वत उसको सैंक्शन कराने के नाम पे, ऐसे उन पर कितना इस तरह के मामलात आएंगे तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगा? देखिए अभी तक चूँकि अब जन जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गया है जी, आज के परिवेश में हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं कि स्टाफ जो है कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि स्टाफ को इसमें इन्वॉल्व होने से क्योंकि खाता में उनका पैसा जा रहा है, पैसा तो उनको हम कैश दे नहीं रहे हैं स्टाफ को, स्टाफ जाके उनको पेमेंट करेगा, उसमें से वो पैसा पाएगा। अलग से उनसे जहाँ तक पैसा लेने की बात है तो ग्रामीणों से मेरा आग्रह यही है कि अलग से किसी भी इस टाइप के काम के बदले स्टाफ को पैसा मत दो, और अगर उसके बाद भी स्टाफ ऐसा कोई बदमाशी करता है तो अगर हमारे संज्ञान में ग्रामीणों के द्वारा बात लाई जाएगी तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। प्रायः ऐसा मामला हम लोग के यहाँ प्रकाश में आता नहीं है। बहुत अच्छी बात सर कि आपके क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें नहीं आती हैं, अमूमन ग्रामीण अंचल में लोग फेस करते हैं। खैर बहुत अच्छा पॉलिसी है सर। आगे बढ़ते हैं और एक मुआवजे का जो दायरा बना हुआ है वो है कहीं ना कहीं हाथियों के द्वारा मकान की भी क्षति पहुंचाई जाती है। जी जी जी। तो उसका क्या एक दायरा बनाया गया है सर मुआवजे के लिए? कैसा नुकसान को कितनी परावर्टी दी जाती है और उसके एवज में कितना भुगतान किया जाता है मुआवजे का? उसमें देखिए कच्चा मकान का और पक्का मकान का दोनों का अलग अलग वो है। एक परिवार के लिए अगर मतलब कच्चे मकान का 100% पूरा डैमेज कर देता है तो उसको 95,100 रुपया जी आज के डेट में प्रावधान है, और अगर पक्के मकान में 100% क्षति करता है तो 1,01,000 रुपया तक का प्रति परिवार जी देने का प्रावधान है, और उसी के परसेंटेज में उसको 4 भागों में डिवाइड करके 25, 50, 75 कच्चा मकान या पक्का मकान जो भी है तो उसका एक रेशियो बना हुआ है हमारे यहाँ। अगर 25% कच्चा मकान क्षति है तो उसका कितना पैसा मिलेगा, 50% अगर मतलब ये कच्चा मकान को क्षति किया तो उसका कितना पैसा मिलेगा, उस रेशियो में उनका प्रकरण तैयार कर और उस अनुरूप उनका भुगतान किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ पशु हानि? हाँ जी सर, उसके बारे में भी बताएं। किसी भी वन्य प्राणी द्वारा अगर हमारे मतलब ये जंगली जानवर द्वारा पालतू पशुओं को अगर क्षति पहुंचाया जाता है तो उसके बदले उनको जो है मुआवजा का प्रावधान है जी। ये एक्चुअली मुआवजा जो देते हैं हम लोग तो उसको जो है हम लोग का जो वन्य प्राणी है तो हम लोग का जो वन्य प्राणी है उसका जो मांसाहारी वन्य प्राणी है उसका आहार पशु हैं, तो वो आहार के रूप में जो उसको भोजन के रूप में लेते हैं, वो उनको मार के उनको किल करके भोजन के रूप में लेते हैं। बहुत सारे गांव में ऐसे प्रकरण आते हैं कि गाय बैल को क्या है कि ये तेंदुआ वगैरह जो है किल किया और उसके बाद गांव वाले हल्ला करके उसको भगा देते हैं जी। हल्ला करके उसको भगा देते हैं, उसके बाद जो है उसका प्रकरण बनवाने के लिए हमारे पास जाते हैं। हम जाते हैं तो वहाँ सिर्फ किल का निशान पाया जाता है और वो मरा पड़ा होता है। हम पूछते हैं कि उसको खाया क्यों नहीं, अगर किल किया था तो इसको यहाँ से ले जाता खाता, तो गांव वाले खुद बताते हैं कि साहब हम लोग इसको हल्ला गुल्ला करके भगा दिए, जब हम लोग आए बहुत हल्ला किए तो भाग गया है। तो ऐसे प्रकरणों में मेरा आग्रह है गांव वालों से आपके चैनल के माध्यम से कि मतलब उनको उसका मुआवजा दिया जाएगा, उसको उनके भोजन के रूप में
उस पशु तो आपका उसका जान चला गया, भोजन के रूप में वो लेंगे, उसके बदले में उनको मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। अच्छा, ऐसे सिर्फ अटैक कर दिया, उसकी जान चली गई तो मुआवजे के हकदार नहीं होते? नहीं, अगर वो अपने से भाग गया, अटैक करके किल करके अपने से भाग गया तो ठीक है, लेकिन उम्मन ने देखा जाता है कि गांव वाले उसको भगा देते हैं। तो गांव वाले अगर भगाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार सर तो भोजन के रूप में वो ग्रहण किया ही नहीं उसको। नहीं सर, जैसे आप बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ठीक है, कहीं ना कहीं अगर वो अटैक कर दिया और उसकी जान चली भी गई तो उसको सेवन करे, क्योंकि वो अपने जानवर है, आहार के रूप में है, तो उसका सेवन करने के लिए, क्योंकि उसका तो मुआवजा उनको मिलना ही है, उनके पशु का जान तो चला ही गया। जी जी जी। तो वो डिस्टर्ब ना करके, क्योंकि अगर उसको एक मतलब जगह से भगाएंगे तो एक बैल को या एक गाय को या किसी भी एक पालतू पशु को अगर वो मारा है, उसका पेट तो भरा नहीं है, वो तो भोजन की तलाश में निकला है, फिर दूसरे पालतू पशु को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, मरता क्या ना करता, वो तो कहीं ना कहीं भोजन की तलाश करेगा ना। राइट। फॉरेस्ट के कहीं ना कहीं सारा देखभाल, फॉरेस्ट को सुरक्षित रखना, ये आपकी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ के जो जीव हैं उनकी रक्षा करना भी आपकी दायित्व है, जिसके तहत आप लोग काम करते हैं। उनका भोजन हो, उनके आहार का भी ख्याल रखना, चूँकि अगर वो जीवित हैं तो जाहिर सी बात है उनको भोजन तो चाहिए ही, और उनका आहार ही कहीं ना कहीं कोई जानवर ही है, पशु ही है। तो इस पर गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है सर? कैसे उनकी रक्षा तो करने की दायित्व आपको दी गई है, लेकिन नुकसान भी ना हो, ग्रामीण इलाकों में गाय बैल किसी कृषक का कोई पशु का क्षति भी ना हो, और उनकी रक्षा भी कर सके, क्या पहल करते हैं? देखिए, जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के भोजन के रूप में जंगल से ही मतलब वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदा कदा होता यह है कि गांव वाले जो है अपने जंगली जानवर को ले जाके खुद जंगल के अंदर या तो होते हैं, और या तो फिर जो जंगल के किनारे घर हैं वहाँ इक्का दुक्का केस ऐसा देखने में आता है। जैसे अगर मैं वाड़फनगर रेंज की बात करूँ तो वाड़फनगर रेंज में विगत 3 वर्षों में एकाध प्रकरण होगा पशु क्षति का। अमूमन जो है पशु क्षति का प्रकरण अपने यहाँ होता नहीं है, वो होता उसी स्थिति में है कि या तो हम खुद जाके जंगल में उनके बीच में घिर गए, हाँ, और या तो फिर जंगल के किनारे कहीं अतिक्रमण करके घर बनाए हैं, या जंगल के एकदम किनारे में किसी का कब्जा जो भी है, तो वैसे जगह में ही प्रायः वो होता है। बाकी वो गांव में आके और जंगली जानवर जो है शिकार नहीं करते। जंगली जानवर जो है आदमी से भागते हैं जी, आदमी का जो है स्मेल से दूर भागते हैं। उनको ही पता होता है कि यहाँ पे मनुष्य है। मनुष्य से तो जानवर हो चाहे कोई हो, मनुष्य सबसे बुद्धिमान होता है, सही है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो मनुष्य के आसपास जानवर भी नहीं आना चाहते, लेकिन चूंकि जंगल में हमारे पशु चले जाते हैं तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि उसको पशु को समय से ले आएँ, हो ग्रुप में पशु रहें। इक्का दुक्का रहते हैं तो तभी वो अटैक करते हैं, ग्रुप में अटैक करने का केस बहुत कम आता है। जी, मैं अगला आपसे सवाल करने ही जा रहा था, आप उस बात को सामने ले ही आए सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि वाड्रफनगर जो रेंज है जी, वाड्रफनगर की रेंज में हम लोगों ने ये 3-4 टॉपिक पे जो मुआवजे की प्रक्रिया है उस पर हमने बात किया। ये प्रकरण कितने आते हैं सर, कितने संख्या में? जिस अगर समय एक आंकड़े के तौर पर बात की जाए तो कितना मामलात इस तरह के आते हैं? हाथी के मामले को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हाथी जब भी आते हैं तो हाथी जब आते हैं तो उनके रुकने के हिसाब से वो निर्भर करता है। अगर कभी कभी हाथी आते हैं तो 10 दिन रुक जाते हैं, कभी 15 दिन रुक जाते हैं, कभी महीना दिन रुक जाते हैं, कभी 1 दिन में ही चले जाते हैं। तो जंगली हाथियों को अगर हम किनारे कर देते हैं, जंगली हाथियों को किनारे करने के बाद मैक्सिमम वाड़फनगर रेंज में 1 साल में 3-4 प्रकरण मैक्सिमम होंगे, इससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इससे ज़्यादा प्रकरण इसके ज़्यादा नहीं आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने, और किस तरह से जो जंगली जानवरों के ज़रिए या उनके माध्यम से जो ग्रामीण अंचल में किसानों को क्षति पहुंचती है, या किसान के पशुओं को क्षति पहुंचती है, उनके फसलों को क्षति पहुंचती है, या फिर उनके मकान को कोई क्षति या कोई नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जो प्रक्रिया है मुआवजे का वो क्या है, इस पर आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें जानकारी दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे वाड्रफनगर के वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक तिवारी जी से। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी हमें लिखिएगा कि किस तरह के वीडियो और आप देखना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी आप प्रशासनिक हो या सरकार
की तरफ से हो, वो सारी जानकारियाँ हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो लिखना मत भूलिएगा, बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके, कमेंट करके अपने दोस्त यारों और करीबियों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। डीडी यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मुझे यानी कि दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।